हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। साथियों, जोर लगाए रखिए प्रिपरेशन पे और जून में जेआरएफ लेके रहना है किसी भी सिचुएशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 का पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप और इसी को हम देखेंगे बड़ा है डिटेल से। उससे पहले हम साथियों जो कल हम जब पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे थे उसमें कुछ थिंकर्स थे जिसके बुक का नाम आपको याद रखना जरूरी है। उसको हम एक बार रिकैप करते हैं, कल वाला जो क्लास लिए थे उसमें, और फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। ये है फ्रेडरिक नीत्शे। इनका जो बुक का नाम है एक बियॉन्ड गुड एंड एविल, ये 1886 में लिखते हैं। इसको आपको जस्ट याद रखने के लिए मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। बियॉन्ड गुड एंड एविल ये जो है 1886 में लिखा गया ऑन द ग्रेमेटोलॉजी मैं ग्रेमेटोलॉजी ऑफ ग्रेमेटोलॉजी जो है वो आप कल एक और थिंकर्स को जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी किस बुक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसकी बुक है, क्योंकि ये यूजीसी ने कई बार पूछा हुआ है। ये बुक है फ्रेडरिक नीत्शे की ऑन द जेनियोलॉजी एंड मोरल। ये बुक है फ्रेडरिक नीत्शे की, आपको याद रखना होगा। मार्टिन हाइडेगर की बुक देखेंगे बीइंग इन टाइम, ये है डेरिडा, जैक्स डेरिडा की बुक है साथियों। राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन्स एंड फिलोसफी, ये जैक्स डेरिडा की बुक है। स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, ये भी जैक्स डेरिडा की बुक है। रिचार्ज रोटरी की दो बुक है, फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, ये रिचार्ज रोटरी की बुक है। और कंसेक्वेंस ऑफ प्रेगमेटिज्म, ये भी बुक जो है वो रिचार्ज रोटरी की है। आप साथियों इस बुक को ध्यान रखिएगा, मैं इसको जस्ट रिवीजन के लिए आपके साथ रखा हूँ इसको। आगे हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट। इसको स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। सॉरी, मैं एक बार और कंसेप्ट ऑफ राइट बोल दिया इसको, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम पहले चलते हैं साथियों। कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का जो अधिकार है, नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत नवीन है। जब से स्टेट बना हुआ है, जब से सपोज कि जब पढ़ेंगे हम हॉब्स को, रूसो को, मिल को, तो देखें कि स्टेट कैसे बनता है, स्टेट कैसे कौन समझौता द्वारा स्टेट बनता है, किस तरीके से समझौता किया जाता है, वहाँ पे हम देखेंगे। आप ये सोचिए अभी कि कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है, नागरिकता का जो कंसेप्ट है, क्या वो अभी का देन है, आधुनिक युग का देन है, या फिर आप अगर प्राचीन काल में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी राजा महाराजा हुआ करते थे एक एरिया में, और उनके अंदर जो प्रजा रहती थी वो भी कंसेप्ट वहाँ पे भी सिटीजनशिप का वो थियरी काम करता था। बिल्कुल साथियों, देखिए हम ग्रीक यूज में चलते हैं तो अरस्तु बोलता है कि जिसके पास, देखिए ये आप एक बात है, जिसके पास प्रॉपर्टी हो वो नागरिक माने जाएंगे। अरस्तु का, जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखिएगा अरस्तु ये भी बोलता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो स्टेट में पैदा नहीं हुआ, जिसके पास उस समय वोटिंग का तो अधिकार होता नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नागरिक नहीं होंगे। दास जो है वो नागरिक नहीं होंगे। इस तरीके से अरस्तु का विचार है। हालांकि हम जब अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अभी हम देखते हैं अरस्तु जिसके पास किसी राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति है, उसे हम राज्य का नागरिक कह सकते हैं। ये अरस्तु देखिए क्या बोलता है, हम केवल उसी को नागरिक बोल सकते हैं जिसके पास विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति हो। इसके सिवा हम किसी को नागरिक नहीं बोल देंगे, हम उस राज्य को नागरिक बोल सकते हैं। बाकी जो दास है, जो युद्धबंदी है, उसको हम नागरिक नहीं बोलेंगे। ये अरस्तु का कंसेप्ट है। और जो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है साथियों, ये जो है ग्रीक यूज से चले आ रहा है, जब से स्टेट बना है तब से चले आ रहा है। ये कंसेप्ट जो है ये नया नहीं है। और अरस्तु के ज़माने में ऐसा था कि जो वही लोग नागरिक कहलाएंगे जो राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने के अधिकारी होंगे, जिनके पास ऐसी शक्ति होगी वही नागरिक कहलाएंगे। जबकि हम अभी के दौर में देखते हैं कि नागरिकता किसी देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों के साथ निहित होने की स्थिति है, और यह किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। एक बात अभी हम थोड़ा सा और ध्यान देने वाली चीज़ है साथियों, ये क्या कह रहा है, इसको बड़ा ही देखिए, एक बार कंसेप्ट आप समझ जाइएगा ना तो फिर ना कंसेप्ट ऑफ राइट्स हो गया, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप होगा, जो भी है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट है साथियों। कंसेप्ट को एक बार समझना होता है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर सकते हैं। ग्रीक यूज में क्या बोल रहा है, ग्रीक एज में क्या बोल रहा है कि कौन सिटीजन माने जाएंगे, और आधुनिक युग में क्या बोल रहा है कौन सिटीजन माने जाएंगे। देखिए
पूरे टॉपिक को हम एक नज़र में ऐसे देखें तो सिटीजन कौन होगा, नागरिक, किसी स्टेट का नागरिक कौन होगा, यही टॉपिक है। नागरिक कौन होगा। अब नागरिक अगर जैसे मार्क्सवादी क्या बोलेगा, मार्क्सवादी क्या बोलेगा कि नागरिक कौन हो सकता है, आदर्शवादी क्या बोले कि नागरिक कौन हो सकता है, नारीवादी क्या बोले कि नागरिक कौन हो सकता है, क्या समुदायवादी है समुदायवादी वो क्या बोले कि नागरिक कौन हो सकता है। बस ये 3-4-5 टॉपिक, इन 3-4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा तो आप पूरा ही कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म कर दीजिएगा साथियों। तो देखिए, नागरिकता किसी देश की नागरिक के अधिकारों, ये कह रहा है कि कोई नागरिक अगर किसी देश का नागरिकता ले रहा है या फिर किसी देश का नागरिक है तो देश में नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य और विशेषाधिकारों के साथ निहित होने की स्थिति है। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास नागरिकता है, तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है वो सबको राइट देता है, वो हमको भी मिलेगा। कुछ कर्तव्य हो गए स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति, वो हमको भी करना होगा, वो हमको भी दिखाना होगा और हमको कुछ विशेष अधिकार भी नहीं मिलेंगे मुझे। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें हमको मुझे मिल रहे हैं तो यानी कि हम इस देश का नागरिक हैं साथियों। आप मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा तो आप चीज़ों को पकड़ पाइएगा। और कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, अगर मान चलिए कि सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। ये कैसे है साथियों, इसको भी थोड़ा सा गौर करते हैं हम। ये बोल रहा है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं साथियों। जैसे मान चलिए कि जैसे ग्रीक एज में क्या होता था, ग्रीक एज में ये बोल रहा है कि वही लोग नागरिक कहलाए जाएंगे जिनके पास राज्य के मैटर पे विचार विमर्श करने की शक्ति हो, न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर केवल वही लोग जो धनवान हैं, जो विचार विमर्श या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही नागरिक कहलाएंगे, तो वहाँ पे विविधता ज़्यादा नहीं रहेगी, विविधता नहीं बनी रहेगी। पर अगर सबको अधिकार दिया जाए, सबको नागरिक होने का अधिकार दिया जाए, तो आप समझिए जैसे कि अगर भारत में ये बोल दिया जाए कि किसी एक श्रेणी के लोगों को, जिनके पास सपोज कीजिए कि जो मिलियनर हैं, उन्हीं को केवल हम स्टेट का नागरिक होने का जो अधिकार है वो देते हैं, तो फिर तो विविधता नहीं रहेगी। या फिर किसी एक धार्मिक समूह को हम अधिकार देते हैं कि वो वही नागरिक हो सकते हैं, तो भी विविधता नहीं रहेगी। किसी एक संस्कृति को मानने वाले को बोल दे तो भी नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम दे रहे हैं डिफरेंट लोगों को नागरिकता और अधिकार उनको दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, तो ये विविधता का हिस्सा है। ये आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। इस तरीके से लास्ट की देखिए, लास्ट की एक थिंकर है और लास्ट की क्या बोलता है कि जनता की भलाई के लिए की जाने वाली निर्णय में योगदान। अगर लोग जो है नागरिक जो है वो जनता के भलाई में निर्णय जो ले जाते हैं उसमें योगदान जो दे रहा है उसको हम सिटीजनशिप मानेंगे। जैसे हम, अगर मैं भारत के लिए कोई निर्णय लिया जाए उसमें हम योगदान दे रहे हैं, चाहे वोटिंग अधिकार, वोट देकर अपने प्रतिनिधित्व तो भेज रहे हैं, तो यानी कि हम नागरिक हैं यहाँ का और हम ऐसा कर रहे हैं। लास्ट की ये बोलता है। गेटल एक थिंकर साथियों, गेटल एक थिंकर है और पार्टिसिपेटरी ऑफ थिंकर्स एक बुक है साथियों, इसको याद, ये कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। देखिए गेटल जो है, गेटल एक थिंकर है, ये कह रहा है कि जिसके पास अधिकार हो और जो कर्तव्य को निभाता हो वही नागरिक हो। जैसे मेरे पास कुछ अधिकार है, संविधान ने दिया है, और मुझे कुछ कर्तव्य भी दिए गए संविधान में। आप ये बताइएगा मुझे, यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़े तो हम थोड़ा सा पॉलिटिकल रिवीजन करते हुए निकल रहे हैं। जैसे अधिकार, हमको फंडामेंटल राइट्स का अधिकार दिया गया संविधान में। आप ये बताइएगा मुझे कि किस आर्टिकल के तहत है और कौन से भाग के, कौन संविधान के किस भाग के तहत हमको ये अधिकार मिलता है। कर्तव्य की बात आती है तो कर्तव्य किस आर्टिकल में है और ये कब किस अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में ले आया गया था, कितने नंबर का अमेंडमेंट है और कब ये ले आया गया था। साथ ही ये बताइए कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो ये गेटल कहता है कि जिसके पास अधिकार हो, जिनको कुछ कर्तव्य हो, वही क्या है, वही सिटीजन कहलाएगा किसी भी स्टेट का, अदरवाइज वो सिटीजन नहीं हो गए। ये गेटल बोल रहा है। एक यहाँ पे थोड़ा सा एक पाई चार्ट है साथी, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, एक ये हो गया व्यक्ति विशेष, ये हो गया राज्य। ये जो एरो है ना, एरो का जो सिंबल है, जैसे कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। और जो आप नोट्स बनाइएगा तो इसको भी यहीं पे करके आप ध्यान से इसको देखिएगा साथियों ज़रूर। एक सेकंड। तो ये कह रहा है साथियों कि देखिए व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व निष्ठा जो है वो राज्य के प्रति होगा। यानी कि एरो इधर बना हुआ है, तो व्यक्ति का जो कर्तव्य होगा, कैसे एक बेस पे, किस बेस पे एक काम करते हैं कि राज्य और नागरिक जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं और किस बेस पे ये काम कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति का कर्तव्य और निष्ठा जो है वो राज्य के प्रति है। राज्य का काम है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा दे,
राज्य का काम है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा दे, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दे, ये राज्य का काम है। यानी कि व्यक्ति जो है इसको इसके प्रति कर्तव्य और निष्ठा दिखा रहा है, कर्तव्य और निष्ठा दिखा रहा है, दायित्व उसका है कुछ राज्य के प्रति, और राज्य जो है वो क्या कर रहा है, सुरक्षा और नागरिक राजनीतिक अधिकार भी व्यक्ति को दे रहा है। इस तरीके से ये चार्ट जो है यही कहने का कोशिश कर रहा है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था ना कि इस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप का यही, देखिए ऊपर जो मैं बोल रहा था कि मार्क्सवादी क्या बोलते हैं, पूरा जो कंसेप्ट है इसी पर आधारित है कि मार्क्सवादी क्या बोलेंगे। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन को जो हम पढ़े उसमें एक चीज़ बहुत ही आसान होता है साथियों, जैसे जब आप कहीं, अभी तो यूजीसी का पढ़ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कभी कर रहे होंगे या फिर करेंगे, या फिर कभी अगर आपको SSPC देने का मौका मिले साथियों, तो आप सोचिएगा, अगर मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन ये रहे कि जो इंडिया का और रशिया के साथ क्या संबंध है, रशिया के साथ जो संबंध है उसको डिस्कस करें, अगर इसको हमको डिस्कस करना हो तो सिंपल सी बात क्या करना होता है, आदर्शवादी रिलेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर मान चलिए कि यथार्थवादी रिलेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, मार्क्सवादी रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे, इस तरीके से डिफाइन करना होता है। यूपीएससी का या फिर अदर स्टेट का पीसीएस दीजिएगा, वहाँ पे अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में ये सब क्या कह रहे हैं, यही इसका कंसेप्ट ही है साथियों। तो देखिए कह रहा है नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी थियरी ऑफ सिटीजनशिप, ये इसका इंग्लिश होगा साथियों। इसके बारे में कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में मार्क्सवादी क्या बोल रहे हैं, मार्क्सवादी क्या सिद्धांत देते हैं, ये बोल रहे हैं। तो हम जब मार्क्सवाद को पढ़ रहे थे हम आपको बताए थे कि मार्क्स जो है स्टेट को नहीं मानता है, स्टेट को डिजॉल्व करना चाहता है, साथ ही जो समाज है उसको वो वर्गीकृत करता है दो भागों में, एक बुजुर्ग वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। आप जैसे मैं उस समय बताया था, और ये भी बोल रहा था कि जो वो बोल रहा है कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। अगर आप मार्क्स वाला क्लास नहीं देखें तो एक बार जाके देखिए, वहाँ पे बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। वो बोलता है कि जिसके पास इकोनॉमी का अधिकार, इकोनॉमी पर अधिकार कर लेगा वहीं पॉलिटिकली और हर चीज़ हर तरीके से राज्य पर अधिकार कर लेगा। ये कौन बोल रहा है, ये मार्क्स बोल रहा है। तो आप एक बात बताइए, जब मार्क्स ये बोल रहा है कि जिसके पास अर्थव्यवस्था होगी उसी के पास राजनीतिक व्यवस्था भी होगी, तो सिटीजनशिप के बारे में अगर मार्क्स को बोलना होगा, मार्क्सवादी थिंकर्स को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात यही बोले कि जो उसी को हम नागरिकता देंगे जिसके पास आर्थिक अधिकार हो। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें देखिए जानते हो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर भी कंसंट्रेट करता आप समझ पाइएगा। जैसे अगर मार्क्स बोल रहा है कि जिसका अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पर अधिकार है उसी का पॉलिटिकली अधिकार होगा स्टेट पे, तो यहाँ पे भी वही बात है। अगर कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप में मार्क्सवादी की हम बात करेंगे तो मार्क्सवादी यही बोलेगा जिसका अर्थव्यवस्था पर अधिकार हम नागरिकता भी उसी को दे देंगे। तो यही बोल रहा है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा वही नागरिकता का अधिकार पाएगा। ये मार्क्सवादी बोलते थे। सब मार्क्सवादी भी सबको अधिकार देने की बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे मार्क्सवादी भी यही बात बोल रहे हैं कि जिसके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा वही नागरिकता पाएंगे और नागरिकता कोई नहीं पाएगा। एक थिंकर से साथियों एंथनी गिंडेस करके, आपको इनका नाम याद रखना। ये मार्क्सवादी थिंकर नहीं है पर लिखते हैं, बुक जो लिखते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। ये इनके जो बुक का नाम है साथियों, अ कंटेम्प्ररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये आपको ध्यान रखना होगा, 1981 में लिखा गया है, अ कंटेम्प्ररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये आपको बुक का नाम एकदम जुबान पर रहना चाहिए साथियों। प्रॉफिट एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थियरी, ये भी इन्हीं की बुक है, और ये दो बुक आपको एंथनी गिंडेस को याद रखना होगा। देखिए ये मार्क्सवादी विचारक ने ये ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है, एक दो बार ये भी पूछा हुआ है कि इसमें से कौन से हो जो मार्क्सवादी थिंकर्स हैं। तो एंथनी गिंडेस जो है मार्क्सवादी थिंकर नहीं है। आगे हम बढ़ते साथियों, नागरिकता का उदारवादी। अब देखिए जब उदारवाद जो हम पढ़ रहे थे, उदारवाद पढ़ रहे तो वहाँ पे क्या बताए थे, उदारवादी जो है वो व्यक्ति को चिंतनशील मानते हैं, है ना, व्यक्ति को चिंतनशील मानते हैं और व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात करते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, वो अपना गुड बैड समझता है और वो अपने जो विचार है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेवलप कर सकता है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना स्टेट का दायित्व है, इससे ज़्यादा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, मार्केट को खुला छोड़ दो। जो व्यक्ति को अधिकार देने की बात करता है, व्यक्तिवाद की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, वो नागरिकता की क्या बात करेगा? तो आप देखिए विकासवादी सिद्धांत है, नागरिकता बोलते हैं कि नागरिकता देना एक विकासवादी सिद्धांत है।
यानी कि अगर नागरिकता किसी को दे रहे तो आप स्टेट का विकास कर रहे हैं, विकासवादी सिद्धांत है। नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं। व्यक्तिवाद के परिप्रेक्ष्य में क्या बात करेगा, खुद ही सोचिए, उदारवादी क्या बात करेगा। तो नागरिकों को अधिकार देने की बात करते हैं, सामाजिक अधिकार देने की बात करते हैं, पॉलिटिकल अधिकार देने की बात करते हैं। इस तरीके से व्यक्तिवाद के परिप्रेक्ष्य में ही ये जो बात करेगा उदारवादी, वो व्यक्तिवाद के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेगा कि व्यक्ति को नागरिक अधिकार दे दो, व्यक्ति को सामाजिक अधिकार दे दो और उसको खुला छोड़ दो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। नागरिकता बारे में यही ये बात बोल रहे हैं कि ये विकासवादी सिद्धांत है, नागरिकता दी जानी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में नागरिकता दी जानी चाहिए। टी.एच. मार्शल एक थिंकर साथियों, इनकी 2 बुक है और ये नागरिकता को उदारवादी सिद्धांत पे ही लिखते हैं। इनका जो बुक है वो है सिटीजनशिप एंड सोशल, सिटीजनशिप एंड सोशल ये बुक है, सोशल क्लास, ये इनकी बुक है टी.एच. मार्शल की, 3 कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप। ये बुक आपको याद रखना होगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI पर रखिए आप, और ये बुक आपको एकदम जुबान पर रहना चाहिए। 3 कंपोनेंट क्या है, सिविल है, पॉलिटिकल है और सोशल है, ये 3 कंपोनेंट है और सिटीजनशिप के 3 कंपोनेंट है टी.एच. मार्शल के अकॉर्डिंग। नागरिकता का समुदायवादी, कम्युनिटेरियनिज्म, ये क्या बोलेंगे साथियों, नागरिकता का जो समुदायवादी सिद्धांत है वो क्या बोलेंगे। जैसे इसमें कुछ थिंकर है, हन्ना अरेंट हो गया, माइकल वाल्जर हो गया और बेंजामिन वार्मर हो गया, ये थिंकर्स हैं, समुदायवादी थिंकर्स है साथियों, याद रखना होगा क्योंकि हमको हन्ना अरेंट को अलग से देखना है साथियों। जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे उसमें हन्ना अरेंट को देखेंगे। तो नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत ये क्या बोलेगा सिटीजनशिप के बारे में, ये आप ध्यान रखें। समुदायवादी सिद्धांत जो है, समुदायवादी थिंकर्स जो है वो सिटीजनशिप के बारे में क्या बोलेंगे, जब वो लोग व्यक्ति को मानते ही नहीं है। समुदायवादी का मतलब क्या हुआ साथियों, जो समुदाय को मानता है, जो समुदाय को मानता है न कि व्यक्ति को, समुदाय को मानता है न कि व्यक्ति को, समुदाय को मानता है, ये व्यक्ति को नहीं मानता है। जैसे उदारवादी समुदाय को नहीं मानते हैं, व्यक्ति को मानते हैं, उसी तरह से समुदायवादी जो है वो समुदाय को मानेंगे, समूह को मानेंगे, न कि व्यक्ति को। तो समुदायवादियों के अनुसार नागरिकों की पहचान समुदाय के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप में। देखिए, जहाँ पे उदारवादी सिद्धांत बोल रहा है कि नहीं व्यक्तिगत रूप में देखा जाना चाहिए, वहीं पे समुदायवादी सिद्धांत जो है ये क्या बोल रहा है कि व्यक्ति की नागरिकता को समुदाय के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी सामूहिक रूप में नागरिकता दी जानी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअलिज्म के तौर पे नागरिकता दी जानी चाहिए, ये गलत है। ये समुदायवादी हो गए। नागरिकता का नारीवादी सिद्धांत क्या बोलता है, तो नारीवादी सिद्धांत देखिए क्या बोलेगा। नारीवादी सिद्धांत मतलब, अब देखिए, जब जहाँ भी नारीवादी की बात होगा वो क्या बोलेगा कि पुरुष और महिला को समान करना है, पुरुष और महिला को समान करना है, इक्वल करना है, तो आपको कुछ राइट्स देने होंगे उसको, इक्वल नहीं है समाज में। देखिए, तो नागरिकता क्या बोलेगा, ये नागरिकता के लैंगिक संवेदनशील आयाम पेश करते किया और बोले कि समान नागरिकता बुरा है। यहाँ पे देखिए, महिलाओं को समान लाना है तो पहले उनको कुछ स्पेशल स्टेटस देना ही होगा, और यही बात ये बोल रहे हैं कि अगर आप महिलाओं को समान करना है तो आपको महिलाओं को पहले स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल ट्रीटमेंट करिए उनके साथ, तब जाके वो समान होगा। क्योंकि अभी मार्जिनलाइज वर्ग में वो आ रही हैं महिलाएं, और महिलाओं को अगर समान करना होगा तो आपको पहले क्या करना होगा, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, स्पेशल स्टेटस देना होगा, तो ही आप उनको समान कर सकते हैं। एक थिंकर साथियों, इनका नाम याद रखना है, ये नागरिकता का जो नारीवादी सिद्धांत वो देते हैं आयरिश मेरियन यंग, ये विचारक है साथियों। ये क्लास यहीं तक है साथियों। हम ये नागरिकता सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा था नहीं, इतना ही था, एक छोटा सा क्लास है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना होगा। हम एक बार रिकैप करते हैं, फिर आगे इस क्लास को एंड करते हैं साथियों। ये बुक का नाम है सिटीजनशिप। देखिए, ग्रीक एज में जब हम जाते हैं, ग्रीक एज में, तो वो सिटीजनशिप किसको बोलते हैं, वहाँ पे सिटीजन नागरिकता किसको देते हैं वो, तो किसी राज्य के विचार विमर्श करने में अगर आप भागीदार है, अगर आप भाग लेते हैं या फिर प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो वहाँ पर अरस्तु के अकॉर्डिंग वही नागरिक हो सकते हैं, सबको नागरिकता नहीं दी जाती थी। पर आधुनिक कंसेप्ट में कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उसके तहत आपको नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता जो है वो डाइवर्सिटी के रूप में देखा जाता है, डाइवर्सिटी का पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह से गेटल बोलते हैं कि अधिकार और कर्तव्य जिसके पास है वही नागरिक हो सकता है, सभी नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार है, आपके पास कर्तव्य है, तो आप नागरिक हैं, अदरवाइज नागरिक नहीं है। लास्की का भी योगदान है इसमें, आप देख लीजिएगा एक बारी। ये पाई चार्ट बोलता है कि व्यक्ति का जो कुछ कर्तव्य और निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए, और राज्य का जो काम है वो व्यक्ति की सुरक्षा करना है, नागरिकों को नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देना है। इसी तरह से जो हम कहते हैं मार्क्सवादी विचारक क्या बोलते हैं, जिसके पास इकोनॉमिक अधिकार है, जिसके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, उसी को नागरिकता दी जानी चाहिए। और एंथनी गिंडेस की 2 बुक है, उसको आपको याद रखना होगा। नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। जब उदारवादी इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे
तो ये बोलते हैं कि नागरिकता का जो कंसेप्ट है, नागरिकता जो दे रहे हैं वो एक विकासवादी सिद्धांत है और इसको इंडिविजुअल के तौर पे देना चाहिए, नागरिक अधिकार देना चाहिए, सामाजिक अधिकार की बात करते हैं। टी.एच. मार्शल एक थिंकर है, उनके 2 बुक है, उसको आपको याद रखना होगा साथियों। नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, समुदायवादियों में सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, और समुदायवादी कुछ थिंकर्स है जैसे हन्ना अरेंट हो गया, माइकल वाल्जर हो गया, बेंजामिन वार्मर हो गया, इसको आपको याद रखना होगा। समुदायवादी बोलते हैं कि जो नागरिकता कंसेप्ट है वो इंडिविजुअलिज्म के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, उसको समुदाय के रूप में नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए, न कि एक व्यक्ति के तौर पे। ये नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत कहता है। नारीवादी क्या बोलते हैं कि अगर आपको स्पेशल स्टेटस दीजिएगा तो ही महिलाएं समान हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसीलिए अगर लैंगिक समानता चाहते हैं तो आप पहले महिलाओं को स्पेशल स्टेटस देके एक इक्वल लेवल पे लाइए, तब फाइट करिए, ये नारीवादी बोलते हैं। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ साथियों ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, बने रहिए मेरे साथ। हम पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे जून से पहले। आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा साथियों, और आप वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच साथियों वीडियो देखने के लिए।